तो चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा। हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट के बिल्कुल फंडामेंटल्स की, मतलब चार्जेस का मोशन, है ना? हाँ बिल्कुल। कभी कभी तो ये बड़ा ड्रामेटिक होता है, जैसे लाइटनिंग। वो एक मैसिव अनस्टेडी फ्लो है चार्ज का। सही बात है। पर ज्यादातर ये स्टेडी होता है, जैसे एक टॉर्च में या क्लॉक में जो स्मूथ फ्लो होता है। एग्जैक्टली अगर टेक्निकली देखें तो इलेक्ट्रिक करंट I इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज Q समय के साथ। स्टेडी करंट्स के लिए तो ये सिंपल है, I इज इक्वल टू QT। अच्छा। और अगर करंट बदल रहा है तो फिर वो लिमिट होती है डेल्टा Q डेल्टा T की, जब डेल्टा T बहुत छोटा, जीरो के करीब जाता है। और ऐसा यूनिट तो पता ही है, एम्पियर A। और ये स्केल कितना अलग है, मतलब घर के अप्लायंसेस में तो कुछ एम्पियर्स होते हैं, हाँ लाइटनिंग में हजारों एम्पियर्स, और हमारी नर्व्स में वो तो बहुत ही छोटे माइक्रो एम्पियर्स में होते हैं। बिल्कुल। तो सवाल ये है कि ये करंट असल में फ्लो कैसे करता है, खासकर रोजमर्रा की चीजों में, जैसे वायर्स में। देखिए, कंडक्टर्स में, खासकर मेटल्स में, कुछ इलेक्ट्रॉन्स वो एक तरह से फ्री होते हैं मूव करने के लिए। हाँ अच्छा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, तो जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होता है, मान लीजिए बैटरी लगा दी, तो इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे एक फोर्स लगता है फोर्स लगता है और वो चलने लगते हैं। बस यही करंट बन जाता है। अगर फील्ड ना हो तो वो अपनी थर्मल एनर्जी की वजह से रैंडमली इधर उधर घूमते रहते हैं। अच्छा, तो नेट मूवमेंट नहीं होता? नहीं, सब एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, कोई नेट करंट नहीं। और इंसुलेटर्स में तो इलेक्ट्रॉन्स बहुत टाइटली बाउंड होते हैं, वो आसानी से मूव ही नहीं करते। यहीं से हम उस फंडामेंटल रिलेशनशिप पे आते हैं, ओम्स लॉ। काफी पुरानी खोज है ये। हाँ, G.S. ओम ने ये पाया कि कई मटेरियल्स के लिए उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस V है, वो उसमें बह रहा है करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब V इज इक्वल टू IR। V इज इक्वल टू IR, जहां R है रेजिस्टेंस। बिल्कुल, रेजिस्टेंस, जिसका यूनिट ओम, ओमेगा है। और ये रेजिस्टेंस जो है, ये सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता। अच्छा। और किस पर? ऑब्जेक्ट के डायमेंशंस पर भी। जैसे उसकी लेंथ L के प्रोपोर्शनल होता है और क्रॉस सेक्शनल एरिया A के इनवर्सली। मतलब लंबा तार तो ज्यादा रेजिस्टेंस। हाँ, और मोटा तार तो कम रेजिस्टेंस। इसका बेस है रेजिस्टिविटी रो, जो मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी है। तो फॉर्मूला बनता है R इज इक्वल टू रो LA। ठीक है। और एक टर्म और है, कंडक्टिविटी, सिग्मा। वो बस रेजिस्टिविटी का इनवर्स है। सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो। यहाँ बात थोड़ी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर क्या चल रहा होता है? क्या इलेक्ट्रॉन्स एकदम सीधे भागे जा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। होता यह है कि इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड से एक्सेलरेट तो होते हैं, हाँ, लेकिन वो मेटल के अंदर जो फिक्स्ड आयंस हैं, उनसे लगातार टकराते रहते हैं, कोलिजन्स होती हैं। अच्छा, टकराते रहते हैं। हाँ, और ये कोलिजन्स उनकी डायरेक्शन को रैंडमाइज कर देती हैं। पर फील्ड की वजह से एक बहुत धीमी, एक एवरेज वेलोसिटी बनती है फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी। हाँ, इसी को कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, VD। और ये सरप्राइजिंग है कि ये बहुत स्लो होती है, अक्सर सिर्फ मिलीमीटर्स पर सेकंड। क्या? मिलीमीटर्स पर सेकंड? लेकिन स्विच ऑन करते ही लाइट तो तुरंत जल जाती है। हाँ, ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। देखिए, इलेक्ट्रॉन खुद धीरे चलता है, पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, हाँ, वो वायर में लगभग स्पीड ऑफ लाइट से फैलता है। जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं, फील्ड पूरे वायर में फौरन एस्टैब्लिश हो जाता है। अच्छा। और ये फील्ड सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर एक साथ फोर्स लगाता है, तो वो सब के सब लगभग एक साथ ड्रिफ्ट करना शुरू कर देते हैं। ये नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन चलकर दूसरे कोने तक पहुंच रहा है। समझ गई, तो सारे एक साथ चलने लगते हैं। हाँ, और दूसरी बात, मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की नंबर डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। जैसे कॉपर में करीब 10⁻28 पर क्यूबिक मीटर। बाप रे। तो इतनी स्लो ड्रिफ्ट स्पीड VD होने पर भी जब इतने सारे चार्ज कैरियर्स N एक साथ चलते हैं तो अच्छा खासा करंट बन जाता है। फॉर्मूला भी यही कहता है, I इज इक्वल टू NE/AVD। तो ये माइक्रोस्कोपिक पिक्चर, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी और कोलिजन्स, ये ओम्स लॉ से कैसे जुड़ती हैं? एक्चुअली ड्रिफ्ट मॉडल ही ओम्स लॉ को एक्सप्लेन करता है। देखिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड E के और कोलिजन्स के बीच के एवरेज टाइम के, जिसे रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। अच्छा, टाओ। हाँ, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हुआ, टकराया, फिर एक्सेलरेट हुआ, फिर टकराया, तो दो टक्कर के बीच का एवरेज टाइम है टाउ। तो VD इज इक्वल टू EM टाउ, जहां E चार्ज है, M मास है। ओके, अब इस वीडियो को करंट के फॉर्मूला I इज इक्वल टू NEVD में डालें और थोड़ा रीअरेंज करें, तो आप सीधे ओम्स लॉ पर पहुंच जाते हैं, V इज इक्वल टू IR। और इससे
रेजिस्टिविटी रो का फॉर्मूला भी निकलता है माइक्रोस्कोपिक टर्म्स में। रो इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय NE² टाउ। वाओ, तो ये सब जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि ओम्स लॉ कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है। अच्छा, मतलब हमेशा लागू नहीं होता? नहीं, कुछ मटेरियल्स या डिवाइसेस होते हैं जो नॉनलिनियर VI रिलेशनशिप दिखाते हैं, जैसे सेमीकंडक्टर डायोड्स। उनमें करंट वोल्टेज की डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। हाँ, सुना है। कुछ में तो VI कर्व यूनिक भी नहीं होता, और रेजिस्टिविटी खुद टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। मेटल्स की रेजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ने पर बढ़ती है क्योंकि कोलिजन्स ज्यादा होती हैं। और सेमीकंडक्टर्स की? उनकी कम होती है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने पर ज्यादा चार्ज कैरियर्स फ्री हो जाते हैं। ठीक है, अब जरा एनर्जी की बात करते हैं। ये चार्जेस मूव कर रहे हैं, टकरा रहे हैं, इसमें एनर्जी तो लगती होगी, डिसिपेट होती होगी। हाँ बिल्कुल, वो जो कोलिजन्स होती हैं इलेक्ट्रॉन्स और आयंस के बीच, उनमें इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी आयंस को ट्रांसफर करते हैं। इससे कंडक्टर गर्म हो जाता है। हाँ, जैसे हीटर का तार गर्म होता है। एग्जैक्टली। इसी एनर्जी डिसिपेशन के रेट को हम पावर P कहते हैं, और P इक्वल्स टू IV। ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू IR यूज करें तो इसे P इक्वल्स टू I²R या P इक्वल्स टू V²R भी लिख सकते हैं। इसे जूल हीटिंग कहते हैं। I²R लॉस, ये पावर ट्रांसमिशन में इम्पोर्टेंट है ना? बहुत ज्यादा। सोचिए, पावर स्टेशन से शहरों तक बिजली लानी है, लंबे ट्रांसमिशन केबल्स होते हैं जिनका अपना कुछ रेजिस्टेंस RC होता है। हाँ, इनमें जो पावर लॉस होता है हीट की वजह से, वो होता है P लॉस इक्वल्स टू I²RC। अब देखिए, जो पावर डिलीवर करनी है वो है P इज इक्वल्स टू VI, तो करंट हुआ I इक्वल्स टू PV। इसे लॉस वाले फॉर्मूले में डालें तो P लॉस बराबर P² V² RC। अब अगर हमें लॉस कम करना है तो क्या करना होगा? V को बढ़ाना होगा, वोल्टेज को। प्रिसाइसली। इसीलिए पावर ट्रांसमिशन बहुत हाई वोल्टेज पर किया जाता है, हजारों वोल्ट्स पर। इससे सेम पावर P के लिए करंट I बहुत कम हो जाता है, और लॉस जो I² पर डिपेंड करता है ड्रास्टिकली कम हो जाता है। अच्छा, और फिर हमारे घरों तक आने से पहले उसे ट्रांसफॉर्मर्स से कम कर देते हैं? हाँ, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर्स वोल्टेज को सेफ यूजेबल लेवल तक नीचे ले आते हैं। गॉट इट। अच्छा, ये सब तो ठीक है, पर ये करंट को चलाने के लिए शुरुआती पुश, वो एनर्जी कहाँ से आती है? सेल्स या बैटरीज का क्या रोल है? हाँ, सेल्स जैसे डिवाइसेस वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। वो अपने टर्मिनल्स के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करते हैं, जिसे EMF कहते हैं। हाँ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF, सिंबल एप्सिलॉन। पर ये असल में फोर्स नहीं है, ये वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस, जब कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा हो, ओपन सर्किट। ओके। रियल सेल्स का अपना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस R भी होता है, तो जब सेल से करंट I निकलता है तो उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस वोल्टेज V EMF से थोड़ा कम होता है, V इज इक्वल टू एप्सिलॉन IR। अच्छा, इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से। हाँ, और सेल्स को हम कंबाइन भी कर सकते हैं, सीरीज में या पैरेलल में, डिजायर्ड वोल्टेज या करंट पाने के लिए। सीरीज में EMFs और इंटरनल रेजिस्टेंसेस सीधे जुड़ जाते हैं, पैरेलल में रूल्स थोड़े अलग हैं। और अगर सर्किट बहुत कॉम्प्लेक्स हो, सिंपल सीरीज पैरेलल न हो? तब हम किरचॉफ्स रूल्स यूज करते हैं। 2 रूल्स हैं। पहला है जंक्शन रूल। जंक्शन रूल? हाँ, ये कहता है कि किसी भी जंक्शन जहां तार मिलते हैं, पर जितना टोटल करंट आ रहा है उतना ही टोटल करंट बाहर जाएगा। ये बेसिकली चार्ज कंजर्वेशन है। चार्ज कहीं जमा या नष्ट नहीं होता। ठीक है। और दूसरा? दूसरा है लूप रूल। ये कहता है कि किसी भी क्लोज्ड लूप में अगर आप चलें तो सारे पोटेंशियल चेंजेस, वोल्टेज ड्रॉप्स एंड गेन्स का सम 0 होगा। ये एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है। ये रूल्स काफी पावरफुल लगते हैं कॉम्प्लेक्स सर्किट्स के लिए। हाँ, इनसे किसी भी सर्किट को एनालाइज किया जा सकता है। इसका एक क्लासिक एप्लीकेशन शायद व्हीटस्टोन ब्रिज है। बिल्कुल सही। व्हीटस्टोन ब्रिज में 4 रेजिस्टर्स एक खास अरेंजमेंट में लगे होते हैं। हाँ। बीच में एक गैल्वेनोमीटर होता है करंट डिटेक्ट करने के लिए। हाँ। जब ब्रिज बैलेंस्ड होता है, मतलब गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं होता, तब एक खास कंडीशन पूरी होती है। आमने सामने के रेजिस्टर्स के रेशियो बराबर होते हैं, जैसे R2R1 इज इक्वल टू R4R3। अच्छा। इसका फायदा यह है कि अगर हमें 3 रेजिस्टर्स पता हो तो चौथे अननोन रेजिस्टेंस को बहुत एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। ये तो बहुत यूजफुल है मेजरमेंट के लिए। हाँ, प्रिसिजन मेजरमेंट्स में काफी यूज होता है। तो हमने आज काफी लंबा सफर तय किया, लाइटनिंग के मैक्रो स्केल से लेकर वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के माइक्रोस्कोपिक ड्रिफ्ट तक,
और कैसे ये सब फंडामेंटल लॉज जैसे ओम्स लॉ और किरचॉफ्स रूल्स से जुड़ा है। हाँ, और सोचने वाली बात यह है कि कैसे ये एकदम सिंपल माइक्रोस्कोपिक इंटरैक्शंस हैं, इलेक्ट्रॉन्स का आयन से टकराना, जिनसे इतने प्रिडिक्टेबल मैक्रोस्कोपिक लॉज जैसे ओम्स लॉ निकलते हैं। सही बात है। और फिर उन्हीं इंटरैक्शंस में थोड़े से बदलाव करके हमें सेमीकंडक्टर जैसे कॉम्प्लेक्स नॉन लीनियर बिहेवियर मिलते हैं, जो पूरी मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स की नींव हैं। हाँ, ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि नेचर में और कहाँ-कहाँ ऐसा होता है कि इतने सिंपल माइक्रोस्कोपिक रूल से इतने रिच, इतने कॉम्प्लेक्स मैक्रोस्कोपिक फिनोमेना उभर कर आते हैं।